मतलब सोचिए ना, एक 5,000 टन भारी मालगाड़ी है और वो करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही है। जो कि अपने आप में एक बहुत ही भयानक गतिज ऊर्जा है। बिल्कुल। और अचानक से उस मालगाड़ी को मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर जाना है। दिशा बदलने की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी पटरियों के किनारे रखे एक छोटे से लोहे के बक्से पर होती है। और अगर उस बक्से के अंदर मौजूद मोटरों या गियर्स से 1 मिलीमीटर की भी चूक हो जाए तो एक भयंकर तबाही तय है। मतलब ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि हर दिन हर मिनट रेलवे नेटवर्क में होने वाली एक एकदम वास्तविक घटना है। सही बात है। हम अक्सर भारी भरकम इंजनों की बात करते हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स की बात करते हैं, लेकिन असल हीरो छुप जाते हैं। हाँ, और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास विश्लेषण के लिए बहुत ही शानदार तकनीकी नोट्स हैं। ये जानकारियां रेलवे वाले ओंकार भैया ने साझा की हैं और विषय बहुत ही रोचक है। रेलवे सिग्नलिंग का हीरो, पॉइंट मशीन। ये विषय ना इंजीनियरिंग के नजरिए से बेहद रोमांचक है। ये छोटी सी पॉइंट मशीन वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी रेलवे व्यवस्था की सुरक्षा टिकी हुई है। और आज हमारा मिशन भी यही है। हमें ये समझना है कि कैसे एक ऐसा उपकरण जो आकार में इतना छोटा दिखता है, पूरी ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने जैसा विशाल काम करता है। क्योंकि ये सिर्फ पटरियों को खिसकाने का काम नहीं करती है, ये असल में एक मूक रक्षक है। ये सुनिश्चित करती है कि ट्रेन का रास्ता न सिर्फ बदला जाए, बल्कि वो पूरी तरह से सुरक्षित भी हो। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ट्रैक का बदलना कोई ऐसा भौतिक नियम तो है नहीं जो गति के कारण अपने आप हो जाता हो। बिल्कुल नहीं। जहां पटरियां आपस में मिलती हैं या अलग होती हैं, उन्हें रेलवे की भाषा में पॉइंट्स कहा जाता है। हाँ, और इन पॉइंट्स को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम पॉइंट मशीन कहते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये मशीन काम कैसे शुरू करती है। मतलब कंट्रोल रूम में बैठा इंसान और पटरियों के बीच का ये फासला कैसे तय होता है। ये किसी खिलौना ट्रेन के रिमोट कंट्रोल स्विच जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये सैकड़ों टन भारी लोहे को दिशा दिखा रहा है। तो शुरुआत होती है कंट्रोल रूम के पैनल से। वहां बैठा स्टेशन मास्टर या जो रूट कंट्रोलर होता है, वो सिर्फ एक डिजिटल क्लिक करता है या एक बटन दबाता है। बस एक बटन? हाँ, बस एक बटन। वो क्लिक एक इलेक्ट्रिकल कमांड में बदल जाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कमांड सीधे तौर पे ट्रैक को नहीं खिसकाता है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? वो कमांड किलोमीटरों दूर बिछे तारों के जरिए उस पॉइंट मशीन तक एक ट्रिगर के रूप में पहुंचता है। यहीं पे मुझे एक तकनीकी शंका होती है। अगर कंट्रोल रूम 10 किलोमीटर दूर है, तो एक मामूली सा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जिसमें जाहिर है बहुत कम वोल्टेज होता होगा, वो इतनी दूर सफर करने के बाद सैकड़ों टन भारी पटरियों को खिसकाने की भौतिक ताकत कैसे पैदा कर सकता है? यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। मतलब लंबी दूरी में तो तारों में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है ना? क्या कमांड भेजते ही कोई भारी करंट सीधा मशीन में जाता है? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पे रिले लॉजिक काम आता है। कंट्रोल रूम से जो कमांड आता है वो भारी करंट बिल्कुल नहीं होता। तो मशीन को ताकत कहां से मिलती है? पॉइंट मशीन के पास अपना खुद का एक लोकल पावर सोर्स होता है। आप कह सकते हैं कि एक हेवी ड्यूटी बैटरी बैंक और कॉन्टैक्टर वहां मौजूद होते हैं। ओहो, अब समझी। हाँ, तो जैसे ही कंट्रोल रूम का वो हल्का सा सिग्नल मशीन के पास पहुंचता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिले को एक्टिवेट कर देता है, जो एक स्विच की तरह काम करती है। बिल्कुल। वो रिले मशीन के लोकल हाई वोल्टेज पावर को चालू कर देती है। यानी डिजिटल दुनिया का वो छोटा सा क्लिक भौतिक दुनिया के एक बड़े पावर हाउस का दरवाजा खोल देता है। ओंकार भैया के नोट्स बताते हैं कि इस मशीन के अंदर 4 मुख्य हिस्से होते हैं: मोटर, गियर सिस्टम, लॉकिंग सिस्टम और डिटेक्शन सिस्टम। सही कहा। ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मुझे एक रिले रेस की तरह लग रहा है। मतलब मोटर दौड़ना शुरू करती है, फिर वो गियर को बैटन देती है, गियर तालों को कसते हैं और डिटेक्शन सिस्टम एक रेफरी की तरह जांचता है। ये बहुत ही सटीक उपमा है। तो देखिए, सबसे पहले मोटर को बिजली मिलती है और वो घूमना शुरू करती है। लेकिन एक इलेक्ट्रिक मोटर तो बहुत तेज गति से घूमती है ना, और लोहे की भारी पटरियों को खिसकाने के लिए हमें इतनी गति नहीं बल्कि बेतहाशा ताकत यानी टॉर्क चाहिए। बिल्कुल। मोटर आमतौर पर 1000 से 1500 आरपीएम की गति से घूमती है। बाप रे, इतनी तेज! हाँ, और अगर वो सीधे पटरियों से जुड़ी हो
तो या तो ट्रैक टूट जाएगा या मोटर खुद जल जाएगी। तो इस अंधाधुंध स्पीड को कंट्रोल करके एक भारी भरकम ताकत में कैसे बदला जाता है? गति को ताकत में बदलने का ये काम दूसरा हिस्सा करता है, जिसे गियर सिस्टम कहते हैं। पॉइंट मशीन का गियर बॉक्स एक रिडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, मतलब बड़े और छोटे गियर्स का खेल? बिल्कुल। मोटर एक छोटे गियर को घुमाती है जो फिर एक बहुत बड़े गियर को घुमाता है। ये तो किसी भारी क्रेन या बैंक की तिजोरी के दरवाजे के मैकेनिज्म जैसा लगता है। गति कम होती जाती है और ताकत कई गुना बढ़ती जाती है। एकदम सही। गियर सिस्टम मोटर की उस तेज घुमावदार गति को एक धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली सीधी गति में बदल देता है, जिसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है? पटरियों को खिसकने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का समय लगता है। सिर्फ 3-4 सेकंड? हाँ, ये एक बहुत ही नियंत्रित और प्रचंड यांत्रिक शक्ति है जो मूवेबल ट्रैक को फिक्स ट्रैक की तरफ धकेल देती है। तो अब पटरियां खिसक गई हैं, क्या ट्रेन अब गुजर सकती है? बिल्कुल नहीं। मुझे भी यही लगा, क्योंकि यहाँ तीसरा हिस्सा काम में आता है, लॉकिंग सिस्टम। पटरियों को सिर्फ नई जगह पर रखना काफी नहीं है, उन्हें मजबूती से लॉक करना पड़ता है। और ये लॉक बहुत ही खास होता है, क्योंकि जब हजारों टन वजनी ट्रेन 100 की स्पीड से इस पॉइंट के ऊपर से गुजरेगी, तो जो भयंकर कंपन पैदा होगा वो किसी भी आम ताले को झटके में तोड़ सकता है ना? बिल्कुल। इसीलिए इसे तकनीकी भाषा में प्लंजर लॉक कहा जाता है। प्लंजर लॉक, ये कैसे काम करता है? जब पटरियां अपनी सही जगह पर पहुंच जाती हैं, तो मशीन के अंदर का मैकेनिज्म एक लोहे के मोटे प्लंजर को पटरियों से जुड़े एक स्ट्रेचर बार के खांचे में धकेल देता है। एक तरह का सॉलिड इंटरलॉक। हाँ, ये एक ऐसा ठोस मैकेनिकल इंटरलॉक है जो किसी भी तरह के बाहरी दबाव से खुल नहीं सकता। जब तक मशीन खुद उस प्लंजर को वापस नहीं खींचती, ट्रैक 1 मिलीमीटर भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, चाहे ऊपर से कितनी भी भारी ट्रेन क्यों ना गुजर रही हो। बिल्कुल। और इसके बाद बारी आती है चौथे और सबसे सख्त हिस्से की, डिटेक्शन सिस्टम की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये एक ऑडिटर की तरह काम करता है। ये जांचता है कि क्या प्लंजर लॉक पूरी तरह से खांचे के अंदर गया है या नहीं, क्या पटरियां फिक्स स्टॉक रेल से पूरी तरह चिपक गई हैं। और मैं आपको बता दूं, इसकी सटीकता इतनी ज्यादा होती है कि ये मिलीमीटर के हिस्सों में काम करता है। मतलब अगर पटरियों के बीच एक छोटा सा कंकड़ आ जाए तो? अगर 5 मिलीमीटर का भी कोई पत्थर आ जाए तो पटरियां पूरी तरह नहीं चिपकेंगी, लॉक प्लंजर अपने निर्धारित खांचे में नहीं जा पाएगा। और तब डिटेक्शन सिस्टम क्या करेगा? अगर प्लंजर अपनी जगह पर नहीं गया तो डिटेक्शन सिस्टम के अंदर लगे माइक्रो स्विच आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि सिस्टम कंट्रोल रूम को बता देगा कि प्रक्रिया अधूरी है। और यहीं से सुरक्षा का वो कड़ा नियम लागू होता है जिसे ओंकार भैया के नोट्स में साफ तौर पर बताया गया है, नो लॉक नो ग्रीन सिग्नल। बिल्कुल, नो लॉक नो ग्रीन सिग्नल। यानी जब तक डिटेक्शन सिस्टम अपनी तरफ से 100% हरी झंडी नहीं देता, तब तक पीछे से आने वाली ट्रेन के लिए सिग्नल लाल ही रहेगा। हाँ, पॉइंट मशीन सीधे तौर पर ट्रेन की सेफ्टी से जुड़ी हुई है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या पूरी ट्रेन की सुरक्षा का भार सिर्फ एक छोटी सी मशीन और उसके डिटेक्शन सिस्टम पर छोड़ देना जोखिम भरा नहीं है? मान लीजिए सिस्टम में एक छोटी सी खराबी आ जाती है, कोई तार टूट जाता है या सर्किट में जंग लग जाता है, तब तो डिटेक्शन सिस्टम सही जानकारी नहीं दे पाएगा ना? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जो आपने उठाया, और इसका जवाब रेलवे इंजीनियरिंग के सबसे महान सिद्धांत में छिपा है। वो क्या है? फेल सेफ सिद्धांत। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर इसमें कोई भी खराबी आती है तो ये खतरे की तरफ नहीं बल्कि हमेशा बचाव की तरफ जाता है। बचाव की तरफ। लेकिन अगर डिफॉल्ट स्थिति लाल सिग्नल है तो एक मामूली सा तार टूटने पर भी सिग्नल लाल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो ट्रेनें रुक जाएंगी, पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क ठप हो सकता है। क्या ये कार्यक्षमता या एफिशिएंसी के लिहाज से एक बहुत ही खराब और असुविधाजनक डिजाइन नहीं है? कार्यक्षमता के नजरिए से ये भले ही एक बुरा सपना लगे, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से ये रेलवे का ब्रह्मास्त्र है। वो कैसे? रेलवे में एक नियम पत्थर की लकीर माना जाता है। देरी बर्दाश्त है लेकिन दुर्घटना नहीं। ये बात तो है। सिग्नल हरा होने के लिए एक एक्टिव इलेक्ट्रिकल करंट का उस पॉइंट मशीन के डिटेक्शन सिस्टम से होकर वापस कंट्रोल रूम तक पहुंचना जरूरी है। अच्छा, मतलब ये एक क्लोज्ड लूप सर्किट होता है। एकदम सही। अगर तार टूटता है, बिजली कटती है या मशीन का कोई भी पुर्जा फेल होता है तो वो करंट वापस जाएगा ही नहीं। यानी करंट का ना पहुंचना ही अपने आप में खतरे की सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल।
सिग्नल को लाल करने के लिए किसी अलग कमांड की जरूरत नहीं होती। करंट का गायब होना ही सिग्नल को अपने आप लाल कर देता है। क्या बात है! इसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कहा जाता है, राइट? हाँ, इसलिए मशीन चाहे कैसे भी फेल हो, वो हमेशा सुरक्षित स्थिति में ही फेल होगी। कोई गलत हरा सिग्नल जा ही नहीं सकता। इस फेल सेफ प्रकृति के कारण ही इस तकनीक को लगातार आधुनिक बनाना पड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेनों की गति और उनका वजन बढ़ा है, पटरियों पर कंपन और दबाव भी कई गुना बढ़ गया है। बिल्कुल, पुरानी तकनीक से आज का भारी ट्रैफिक नहीं संभाला जा सकता। स्रोत हमें बताता है कि आज के मॉडर्न रेलवे में अलग अलग तरह की पॉइंट मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जैसे IRS टाइप, क्लैंप लॉक और हाई थ्रस्ट मशीन। देखिए, IRS मशीनें तो दशकों से भारतीय रेलवे का एक मानक रही हैं। ये पुश पुल मैकेनिज्म पर काम करती हैं। मतलब पटरियों को धकेलना और खींचना। हाँ, लेकिन हाई स्पीड रूट्स पर अब क्लैंप लॉक मशीनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? पुरानी मशीनों में ट्रैक को पटरियों के बीच से एक रॉड के जरिए धकेला जाता था, लेकिन क्लैंप लॉक तकनीक की इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग है। वो कैसे? ये पटरियों को धकेलने के बजाय मूवेबल ट्रैक को फिक्स ट्रैक के साथ सीधे एक क्लैंप से जकड़ लेती है। ओहो, ये तो ऐसा हुआ कि दो पटरियों को एक भारी लोहे के शिकंजे में कस दिया गया हो। बिल्कुल, इससे मैकेनिकल फायदा ये होता है कि भारी ट्रेनों के गुजरने पर जो वाइब्रेशन होता है, उससे पटरियों के बीच गैप बनने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। और ये हाई थ्रस्ट मशीनें कहाँ इस्तेमाल होती हैं? हाई थ्रस्ट मशीनें वहां लगाई जाती हैं जहां पटरियां बहुत भारी और मोटी होती हैं, जैसे 60 किलो प्रति मीटर वाले ट्रैक्स। इन्हें मोड़ने के लिए साधारण मोटरों से कई ज्यादा हाई थ्रस्ट यानी उच्च धकेलने वाली शक्ति की जरूरत होती है। अच्छा, लेकिन इन सब एडवांसमेंट के बावजूद ओंकार भैया के नोट्स में एक और विरोधाभासी बात मुझे दिखी। वो क्या? कि क्लैंप लॉक और हाई थ्रस्ट जैसी इतनी अति आधुनिक और पूरी तरह स्वचालित मशीनें होने के बावजूद अगर कभी ये मशीन फेल हो जाए तो मैनुअल ऑपरेशन का प्रावधान भी रखा गया है। हाँ, बिल्कुल रखा गया। मेरा सवाल ये है कि अगर सिस्टम इतना ही पुख्ता है तो इंसानों को वापस पटरियों पर जाकर हाथ से गियर घुमाने की नौबत क्यों आती है? इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, और इसका सीधा सा जवाब ये है कि वास्तविक दुनिया किसी नियंत्रित प्रयोगशाला की तरह नहीं होती। मतलब बाहर के हालात अलग होते हैं। हाँ, कभी मौसम की मार पड़ती है, कभी बाढ़ आ जाती है, या कभी कोई केबल ही कट जाता है। मशीनें तो काम करना बंद कर ही सकती है ना। ये तो है। अगर ऐसे में मैनुअल बैकअप ना हो तो पूरा यातायात अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगा। इसीलिए एक क्रैंक हैंडल का उपयोग करके रेलवे कर्मचारी गियर बॉक्स को हाथ से घुमाकर पटरियों को सेट करते हैं। लेकिन तब तो वो इलेक्ट्रॉनिक रेफरी मतलब मशीन का जो डिटेक्शन सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा होगा। नहीं, वो काम नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे में बिना हरी झंडी के सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है? इसीलिए मैनुअल ऑपरेशन के नियम बेहद कड़े होते हैं। जैसे ही मैनुअल काम के लिए क्रैंक हैंडल को उसके इलेक्ट्रॉनिक बक्से से निकाला जाता है तो क्या होता है? इंटरलॉकिंग सिस्टम उस पूरे इलाके के सभी सिग्नल्स को अपने आप लाल कर देता है। अरे वाह, मतलब सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई हैंडल निकाल रहा है। बिल्कुल। इसके बाद कर्मचारी को हाथ से पटरियां सेट करनी होती हैं और उन पर भौतिक रूप से एक ताला लगाना होता है, जिसे पैडलॉक कहते हैं। और फिर ट्रेन कैसे गुजरती है? स्टेशन मास्टर लिखित में मेमो जारी करता है और ट्रेन को बेहद धीमी गति से लगभग 10 या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस पॉइंट से गुजारा जाता है। तो मशीन का सुरक्षा घेरा हटते ही इंसानी प्रोटोकॉल उसकी जगह ले लेता है। एकदम सही, कोई भी चांस नहीं लिया जाता। इस पूरी चर्चा ने रेलवे के इस मूक सेवक के काम करने के तरीके को बहुत ही गहराई से स्पष्ट कर दिया है। रेलवे वाले ओंकार भैया द्वारा साझा किए गए इन नोट से ये समझना सच में आसान हो गया कि ट्रैक बदलना कोई साधारण भौतिक घटना नहीं है। बिल्कुल, ये एक पूरा का पूरा विज्ञान है। हाँ, कंट्रोल रूम के एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर से लेकर मोटर और गियर्स के जरिए प्रचंड ताकत पैदा करने, प्लंजर से पटरियों को लॉक करने और डिटेक्शन सिस्टम द्वारा उस फेल सेफ सुरक्षा को सुनिश्चित करने तक, ये एक बेमिसाल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नमूना है। और आधुनिक मशीनों और सख्त मैनुअल नियमों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो हर हाल में सुरक्षित रहता है। ये सोचने वाली बात है कि खिड़की के बाहर दिखने वाला वो छोटा सा बॉक्स कैसे लाखों यात्रियों को बिना किसी खरोच के उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। खैर, आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले तकनीक के भविष्य को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिसे हमारे एक्सपर्ट साझा करेंगे। हाँ, तो देखिए, आज हम क्लैंप लॉक और हाई थ्रस्ट जैसी अत्याधुनिक मशीनों की बात कर रहे हैं जो कमांड मिलने पर काम करती हैं।
लेकिन अगली बार जब कोई ट्रेन बिना किसी झटके के सुचारू रूप से ट्रैक बदले, तो इस छोटे से डिवाइस के भविष्य के बारे में सोचिएगा। कैसा भविष्य? क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द ये पॉइंट मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ जाएं? अरे वाह, एआई रेलवे ट्रैक्स पर? बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जो ये खुद समझ सके कि गियर के दांते घिसने लगे हैं या मोटर को घूमने में सामान्य से कुछ मिलीसेकंड ज्यादा समय लग रहा है। मतलब खराबी आने से पहले ही पता चल जाए? हाँ, एक ऐसी मशीन जो पूरी तरह से खराब होने या मैनुअल ऑपरेशन की नौबत आने से हफ्तों पहले ही कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दे कि उसे मरम्मत की जरूरत है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का ये स्तर तो सच में रेलवे इंजीनियरिंग को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। ये बहुत ही शानदार विचार है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम विदा लेते हैं। अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो पटरियों के किनारे उस छोटे से हीरो को देखकर मुस्कुराना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित यात्रा करें।